Hey intronauts, I hope you are all fine. तो फाइनली वी आर बैक टू अटैक ऑन टाइटन्स रिकैप। इस वीडियो में हम अटैक ऑन टाइटन्स के सीजन 2 का रिकैप देंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था, इस सीजन का रिकैप पिछले सीजन के रिकैप के कंपैरिजन में काफ़ी डिटेल्ड होगा। ऑल्सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमने अपना एक गेमिंग चैनल शुरू किया है जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव गेम्स जैसे कि वैलोरेंट का गेम प्ले डालना शुरू किया है। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। और जैसा कि आप लोगों को पता है, YouTube इस टाइम एनिमे कंटेंट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर फ्यूचर में हमारे इस वाले चैनल पर कोई रिस्क आता है तो आप गेमिंग चैनल के थ्रू इंटरनेट फैमिली से कनेक्टेड रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब। अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 बिगिन होता है एरन और एनी के इंटेंस बैटल के बाद, जिस बैटल की वजह से हांजी और बाकी लोगों को पता लगता है कि वॉल्स के अंदर टाइटन्स हैं। हांजी को समझ नहीं आता कि टाइटन्स का वॉल के अंदर होने का क्या मतलब है, लेकिन इस सब के बारे में पास्टर को पता होता है, जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है जो वॉल्स को वर्शिप करते हैं। तो हांजी पास्टर को डराकर उससे सच निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन पास्टर हांजी को कुछ नहीं बताता, जिससे हांजी इसी कंक्लूजन पर आती है कि वॉल्स टाइटन्स का यूज करके ही बनाई गई हैं। अब स्टोरी जंप बैक करती है 12 घंटे पहले, जब कुछ कैडेट्स को एक आउटपोस्ट पर दिखाया जाता है और तभी वहां साउथ की तरफ से एक टाइटन्स का ग्रुप आने लगता है। मिके, जो कि उस आउटपोस्ट के स्काउट्स को लीड कर रहा होता है, सबको स्प्रेड होने के लिए बोलता है और कहता है कि वो आसपास के विलेजेस और कैपिटल को इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करें। मिके अकेला ही टाइटन्स को रोकने की कोशिश करता है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता है कुछ टाइटन्स को मारने में। और मिके कोई ऐसा वैसा सोल्जर नहीं होता, उसकी कैपेबिलिटीज इतनी होती हैं कि उसे कैप्टन लिवाई के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन मिके भी अपनी नीज पर आ जाता है जब उसका एनकाउंटर होता है बीस्ट टाइटन से, जो कि एक ह्यूमन की तरह मिके से बात करता है। और बीस्ट टाइटन मिके से उसके मोबिलिटी गियर के बारे में पूछता है और उसका गियर छीन लेता है। लेकिन एक टाइटन को बोलता हुआ देखकर मिके बस शॉक्ड और डरा हुआ रहता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। तो अब बीस्ट टाइटन वहां से जाने लगता है मिके को मारे बिना, लेकिन बीस्ट टाइटन वहां दूसरे टाइटन्स को मिके को मारने के लिए बोल देता है और वो उसे खा जाते हैं। अब स्काउट रेजिमेंट निकल पड़ती है आते हुए टाइटन्स को डील करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये टाइटन्स वॉल के अंदर घुसे कैसे। साशा, स्काउट रेजिमेंट की एक मेंबर, अपने विलेज की तरफ जाती है सबको वॉर्न करने के लिए, लेकिन उसके विलेज में उसे कोई भी नहीं दिखता। साशा को वहां पर बस एक छोटी लड़की दिखती है जिसकी माँ को एक टाइटन उसके सामने बैठकर खा रहा होता है। साशा उस टाइटन को सक्सेसफुली मार देती है और उस लड़की को बचा लेती है, जिसके बाद साशा विलेजर्स के एक ग्रुप को मिलती है जिसमें उसके फादर भी होते हैं। इसके बाद कॉनी भी अपनी विलेज तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। और कॉनी अपने घर के ऊपर एक टाइटन को गिरा हुआ देखता है और कॉनी को उस टाइटन के बारे में कोई चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है। कॉनी और बाकी कैडेट्स जब वहां से जाने लगते हैं तो कॉनी उस टाइटन को कुछ कहते हुए सुनता है, जो उस टाइम पे कह रही होती है वेलकम होम। इस टाइम स्काउट रेजिमेंट्स की 2 टीम, जो कि वॉल रोज के पास का एरिया इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं, रात को एक कैसल में रुकने का डिसाइड करती हैं। पास्टर, जो कि हांजी को पहले वॉल्स के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना कर देता है, वहां के हेल्पलेस लोगों की हालत को देखता है और फिर वो हांजी को कहता है कि 104th रेजिमेंट, जो कि एरन की रेजिमेंट होती है, उसी में एक कैडेट है क्रिस्टा, जो कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है। क्रिस्टा इस टाइम उस अबेंडल कैसल में ही होती है, जिसके साथ रेनर और ymir भी होते हैं। बीस्ट टाइटन के ऑर्डर पर टाइटन्स का एक ग्रुप फोर्ट पर अटैक करता है। स्काउट्स काफी हद तक फोर्ट में टाइटन्स को आने से रोकते हैं, लेकिन रेनर का हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिस टाइम सबको लगता है कि वो सब मरने वाले हैं। लेकिन उसी टाइम ymir कैसल से टाइटन्स के ऊपर जंप करती है और खुद एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्रिस्टा एक नोबल मैन की बेटी होती है जिसे फोर्सफुली अपना नाम चेंज करके स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाता है। प्रेजेंट डे में जैसे ही ymir को टाइटन्स ओवरवेल्म करने लगते हैं, वहां पर बाकी की स्काउट रेजिमेंट भी आ जाती है और उन सबको बचा लेती है। ymir अब एक टफ फाइट और इंजरीज की वजह से कोमा में चली जाती है और क्रिस्टा फाइनली सबको अपना असली नाम बताती है और उसका नाम होता है हिस्टोरिया। अब वहां पर थोड़े टाइम बाद सबको पता लगता है कि वॉल में कहीं भी कोई होल नहीं है, तो स्काउट्स ये सोचकर परेशान होते हैं कि अगर वॉल में कोई होल ही नहीं है तो आखिर टाइटन्स अंदर आए कहां से। लेकिन फिर भी स्काउट ट्रॉस्ट वापस जाने का प्लान करते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा होता। रेनर एरन को बताता है कि वही आर्मर टाइटन है और बार्टोल्ड है कोलोसल टाइटन, जिन्होंने कुछ सालों पहले ये सब कुछ शुरू किया था वॉल का गेट तोड़कर। रेनर बताता है कि उसका और बार्टोल्ड का एक मिशन था मैनकाइंड को खत्म करने का, लेकिन ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता है अगर एरन उनके साथ अपनी मर्जी से चल ले। लेकिन एरन ऑब्वियसली उनके साथ चलने से मना कर देता है, तो रेनर और बार्टोल्ड आर्मर और कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कोलोसल टाइटन ymir को कैप्चर कर लेता है और एरन आर्मर टाइटन से अकेला ही लड़ना स्टार्ट कर देता है। शुरू में एरन आर्मर टाइटन के अगेंस्ट ऑब्वियसली स्ट्रगल करता है, लेकिन एरन अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और फाइनली आर्मर टाइटन को ओवरपावर करने लगता है। एरन आर्मर टाइटन को एक लॉक में पकड़ लेता है और पूरा फोर्स लगाता है आर्मर टाइटन की नेक को तोड़ने का, लेकिन कोलोसल टाइटन ऊपर से जानकर एरन और आर्मर टाइटन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से एरन अनकॉन्शियस हो जाता है। अब रेनर और बार्टोल्ड एरन और ymir को कैप्चर कर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब इस पॉइंट पर अर्विन रीइंफोर्समेंट लेकर वहां पर पहुंच जाता है और थोड़े टाइम बाद ymir और एरन को भी होश आता है और वो देखते हैं कि वो एक फॉरेस्ट में है। एरन और ymir होश में आने के बाद भी लड़ने की कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि उनकी बॉडी अपनी प्रीवियस इंजरीज को हील कर रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी टाइटन्स फॉर्म में नहीं आ पाते। अर्विन और स्काउट रेजिमेंट अब एरन को रेस्क्यू करने के लिए फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। एरन और ymir रियलाइज करते हैं कि वो हर तरफ से माइंडलेस टाइटन से सराउंडेड हैं। रेनर एरन और ymir को बताता है कि रात को जब टाइटन्स होश में नहीं होंगे तब वो फॉरेस्ट से रेनर के साथ उसके होम टाउन निकल जाएंगे। ऑब्वियसली एरन उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन ymir उनके साथ जाने के लिए अग्री हो जाती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि रेनर और बार्टोल्ड क्रिस्टा को हार्म नहीं पहुंचाएंगे और क्रिस्टा को भी उनके साथ ले जाएंगे। अब स्काउट रेजिमेंट एरन और ymir की लोकेशन के पास पहुंच जाती है और वो अपना अराइवल फ्लेयर्स के थ्रू अनाउंस करते हैं। तो रेनर और बार्टोल्ड एक बात पर अग्री होते हैं कि अगर क्रिस्टा भी उनके साथ चल ले तो ymir उनके साथ कोऑपरेट करेगी। अब एक फ्लैशबैक आता है जिसमें दिखाया जाता है कि ymir को लोग वर्शिप कर रहे होते हैं और उस टाइम पर वो बहुत छोटी होती है, लेकिन कुछ सोल्जर्स ymir को पकड़ लेते हैं और एक इंजेक्शन का यूज करके उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद वही सोल्जर्स ymir को वॉल से नीचे फेंक देते हैं और ymir उसी टाइम पहली बार एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होती है। ymir 60 साल अपनी टाइटन फॉर्म में स्पेंड करती है और अपनी टाइटन फॉर्म में ymir राइनर और बार्टोल्ड के फ्रेंड मार्सल को भी खा जाती है जब रेनर और बार्टोल्ड काफी छोटे होते हैं, जिसके बाद ymir अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आती है। अब प्रेजेंट डे में ymir और राइनर अपनी टाइटन फॉर्म में वापस आते हैं और ymir स्काउट रेजिमेंट के पास जाकर क्रिस्टा को ग्रैब कर लेती है। क्रिस्टा को ग्रैब करने के बाद ymir क्रिस्टा को लेकर आर्मर टाइटन के शोल्डर पर बैठ जाती है और बार्टोल्ड एरन को पकड़ लेता है और आर्मर टाइटन के शोल्डर पर चला जाता है, जिसके बाद वो सारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। स्काउट रेजिमेंट आर्मर टाइटन का पीछा करती है और अर्विन कुछ स्काउट्स का साथ लेकर कुछ माइंडलेस टाइटन्स को आर्मर टाइटन की तरफ ले आता है,
जिसकी वजह से आर्मर टाइटन ओवरवेल्म हो जाता है और उसे भागने में मुश्किल होती है। इसी सब के बीच में आर्मिन आर्मर टाइटन के शोल्डर पर चला जाता है, जहां जाकर वो बारतोल्ड को कन्फ्रंट करता है। बारतोल्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आर्मिन उसे एनी के बारे में बात करके गुस्सा दिलाता है, जिसका फायदा उठाकर मिकासा और आर्मिन एरन को वहां से बचा लेते हैं। दूसरी तरफ कॉनी और साशा भी ymir से क्रिस्टा को बचा लेते हैं और उसे कहते हैं कि ymir को ट्रस्ट करना अब सही नहीं है, क्योंकि अब वो रेनर और बारतोल्ड के साथ मिल गई है। आर्मर टाइटन अब एक एक करके माइंडलेस टाइटन्स को स्काउट की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से मिकासा और एरन अपने हॉर्स से गिर जाते हैं। जब लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी एरन और मिकासा के सामने वो टाइटन आती है जिसने फर्स्ट सीजन में एरन की मदर को खाया होता है। एरन अब भी इस कंडीशन में नहीं होता कि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो पाए, तो हांस, जिसे एरन बचपन से देखता हुआ बड़ा हुआ होता है, मिकासा और एरन को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी के सामने एरन की मदर को खाया गया था और उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर पाया था। तो प्रेजेंट डे में एरन और मिकासा को बचा के हांस अपनी उसी गलती को सुधारना चाहता है, लेकिन वही टाइटन एरन के सामने हांस को भी खा जाता है। एरन अब बिल्कुल हार मान जाता है और उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है, जिसके बाद मिकासा एरन के आगे कन्फेस करती है कि एरन उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे एरन हमेशा मिकासा को प्रोटेक्ट करता आया है। एरन ये सब सुनकर रियलाइज़ करता है कि वो मिकासा को सेफ रखना चाहता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस गुस्से में एरन की एक अननोन एबिलिटी सामने आती है, जिस एबिलिटी का यूज़ करके एरन अननोइंगली दूसरे माइंडलेस टाइटन्स को कंट्रोल कर पाता है। अब एरन एक दूसरे टाइटन को कंट्रोल करके उस टाइटन की तरफ डायरेक्ट करता है जिसने उसकी मदर और हांस को खाया होता है। एरन अब दूसरे टाइटन्स को आर्मर टाइटन की तरफ भी डायरेक्ट करता है। ymir अब स्काउट रेजिमेंट के साथ ना जाकर आर्मर टाइटन और बारतोल्ड के साथ रहती है, जो तीनों बाकी टाइटन से ओवरवेल्म हो जाते हैं। और अब फाइनली सबको समझ आता है कि एरन की इसी एबिलिटी की वजह से रेनर और बारतोल्ड ने एरन को कैप्चर किया था और इसी वजह से एनी भी एरन को कैप्चर करना चाहती थी। इस सब के बाद कॉनी और हांजी लिवाई और बाकी सबको कुछ ऐसी बात बताते हैं जो सब सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो बताते हैं कि जो टाइटन्स वॉल के अंदर थे, जिन्होंने फोर्ट पर भी अटैक किया था, वो सब कॉनी की विलेज के लोग थे। तो इसका मतलब कॉनी के घर के ऊपर जो टाइटन गिरी हुई थी वो कॉनी की ही मदर थी। ये सब क्लियर होता है कि इस सब के पीछे बीस्ट टाइटन है, जो सीजन के एंड में वॉल मारिया के ऊपर बैठा होता है, जिसके शोल्डर पर एक अननोन आदमी होता है।